एक ही और प्रोफेसर के साथी हैं जी हमारे। मैं तो मजाक में अपने छोटे भाई को कह रहा हूँ। आदर और सम्मान के योग्य हमारे अध्यक्ष जी बलजिंदर मलिक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट विनय गर्ग जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुमन जी, ट्रेजरर इंद्रजीत माटा जी, पंडित कविराज शर्मा जी, निझावन साहब, दलबीर पूनिया जी, रणधीर सिंह जी, जयप्रकाश जागलान जी, सुरेंद्र मलिक जी, दिनेश त्यागी जी, पीएल भारद्वाज जी, नफे सिंह महला जी, नफे सिंह बेरवाल जी, माफ़ी चाहूँगा, सुभाष महला जी, सुरेंद्र मलिक जी, भाई वेद प्रकाश जी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय अमृतलाल मलिक जी, आदरणीय हरपाल सिंह जी, भाई विक्रम नैन जी, सुभाष शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी। थोड़ी सी गुस्ताखी अगर आप अनुमति करें, मैंने प्रधान जी से तो ये अनुमति ले ली थी वहाँ बैठ के। मैंने कहा कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट साहिबान बैठे हैं और एक मिडल एज का हमारी पीढ़ी का ग्रुप बैठा है और एक अगली पीढ़ी का जो आदित्य की उम्र के साथी हैं वो बैठे हैं। तो अगर आप अनुमति दें तो मैं सम्मानित मंच के मेरी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। सम्मानित मंच, सभी वकील साहिबान साथी और हमारी बार की सारी लेडी मेंबर साहिबान, सबसे पहले तो हमेशा की तरह आप इतनी संख्या में यहाँ आए, आपका प्यार और स्नेह आपने दिया और हमेशा आप देते आए हैं पिताजी को, मुझे भी। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चुनाव की बात आपसे करूंगा जरूर, और पिछली बार भी जब मैं आया आपने मौका दिया संसदीय चुनाव में, तब भी कई बातें आपस में हुई थी। तब और अब में एक अंतर है कि तीनों नए कानून जो हैं, रिप्लेसमेंट कानून अब लागू हो गए और लगभग मैं एक उसके ऊपर पार्लियामेंट के लिए मैंने रणधीर भाई जी से एक दिन चर्चा की, उसमें सुरेश भाई एक पूरा पार्लियामेंट के लिए एक मैं सब वकील साहिबान से बात करके, मैं और अभिषेक सिंघवी जी हम एक बनाने लग रहे हैं डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट करेंगे। अब तक हम लगभग 800 से ज़्यादा खामियां या डबलिंग इन तीनों लॉस के अंदर निकाल पाए जो एपरेंट है, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इस तरह की। और अल्टीमेटली सालों की लिटिगेशन चलेगी, दशकों से हो सकता हमारी जिंदगी के बियॉन्ड भी चले, और इस प्रकार की अमेंडमेंट्स कर दी हैं केवल नाम बदलने के लिए। काम उसमें कुछ नया है नहीं, कंफ्यूजन ही क्रिएट किया है। मुझे नहीं पता, आप तो भुगतते हैं, हम तो थोड़ा दूर से देखते हैं क्योंकि अब एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है मानव भाई, तो उसका कितना इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन के ऊपर हो रहा होगा वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये डिज़ास्टर है पूरी जुडिशियल सिस्टम के लिए, और इसको दुरुस्त करने में शायद एक पूरा अरसा लग जाएगा। और जो सीनियर वकील साहिबान हैं या मेरी उम्र के हैं, हमारी तो शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाए। मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूँ, प्रांत को अधिकार नहीं है, मुझे मालूम है, ये सारे कानूनों में संशोधन करने का, पर कुछ स्थानीय संशोधन करने का हमें अधिकार है। We will try to reconstitute a committee to re-examine these laws to the extent that the jurisdiction of state extends to law and order. तो मैं जो नेक्स्ट सरकार है उससे ये कहूँगा कि दोबारा से इस पर पुनर्विचार हो। मैं मानता हूँ कि आप संसद की अथॉरिटी को ओवररूल नहीं कर सकते, पर अगर एक स्टेट लॉ अमेंड करेगा तो वो एक कैटलिस्ट हो जाएगा फर्दर लॉ अमेंडमेंट्स के लिए। दो छोटी छोटी बातें आपसे और करूंगा चुनाव से अलग। प्रोफेशन के एक साथी होने के नाते तीन बड़े प्रोफेशन मेरे मुताबिक ऐसे हैं जो कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज होने वाले हैं: मेडिकल प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन एंड लॉ। ये तीन प्रोफेशंस जो हैं शायद 10 साल के बाद
आज जैसे हमें दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे, और उसका एक कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है पिछली बार भी मैंने प्रधान जी से बात की थी इस बारे में, और आपने कहा था कि एक सिंपोजियम करवाएंगे इन तीनों कानूनों के बारे में भी, और एक सेपरेट सिंपोजियम करवाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉ, उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन को हमसे ज़्यादा अकल है। अगर हम यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे और सब वकील साहिबान को बुलाएंगे, तो हम किसी भी सरकार को जो सुनने की इच्छा रखती हो उसको सुझाव दे सकते हैं कि कुछ तरमीम की जाए, और कैसे नए वकील साहिबान जो हैं, हमारे नए लोग प्रोफेशन में जो आ रहे हैं, उनकी मदद कैसे हो। हाउ शुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी ए बेनिफैक्टर रैदर देन ए एडवर्सरी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे मुताबिक, जो हर लॉयर को एड्रेस करने की आवश्यकता है, और अकेले अकेले वकील एड्रेस नहीं कर सकते। वो हमें सामूहिक तौर से एक मत बनाकर सरकार के पास वो मसौदा पेश करना पड़ेगा प्रदीप भाई, तभी उसके बाद आगे हम ये चला पाएंगे प्रधान जी। तो मेरी आपसे फिर ये अनुरोध है कि इन दोनों पर कैथल की बार को पायनियर जो है वो बनना चाहिए, आपको इनिशिएट करना चाहिए। जितने एक्सपर्ट्स हैं लॉ के वो मैं बुला दूंगा, वैसे तो पंडित जी बैठे हैं, यही एक्सपर्ट रहे हमारे तो, पर और भी जितने एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, वो मैं दिल्ली से या कहीं से जहाँ से आप कहेंगे जो टेक्निकली साउंड हैं उनको बुला दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है 10 साल बाद हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं लगेगा। फर्स्ट चैलेंज आने वाला है डॉक्टर साहिबान को, रिसर्चर्स को, केमिस्ट्स को, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज को, क्योंकि वो सब, और मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि मेडिसिन एज वी नो, मेडिकल साइंस एज वी नो विल चेंज कम्प्लीटली, पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरा पढ़ाई, एजुकेशन, और तीसरा लॉ। तो ये तीनों चेंजेस आर हियर टू स्टे। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो हम उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं एज अवर फैसिलिटेटर एंड नॉट एज एन एडवर्सरी। तो प्रधान जी, मेरी आपसे एक वकील के तौर पे, एक साथी के तौर पे, और इस शहर के एक नागरिक के तौर पे ये आपसे प्रार्थना है कि आप इस पे कुछ राय बनाइए, ताकि नए जो हमारे साथी हैं वो भी और दूसरे लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। तीसरा, अपने शहर और इलाके के बारे में मैं 2 बात आपसे करना चाहूँगा। मैं बहुत लंबी आपसे तकरीर करने नहीं आया। हमारे शहर को मैंने कोशिश की 10 साल तक, जब ये मुझे मिला सेवा का मौका पिताजी को और मुझे, कि शहर को एक नया विजन जो है, एक नया रास्ता और दृष्टि हमारे शहर के अंदर पैदा हो, जो जात पात के बंधन से अलग हो, जो जात पात की गांठ के अंदर बंधा हुआ ना हो, और एक सड़क का शहर, जींद से अम्बाड़ा रोड का शहर, दोनों तरफ मिट्टी, एक तरफ बीच में फाटक, जो 18 घंटे 24 में से बंद रहता था, वो शहर बदल गया। 10 साल और बीत गए, उसके बाद नए लोग आ गए हैं, बहुत सारी न्यू जनरेशन है। अब तो माफ़ कीजिए, मैं अपने आप को, आई नो लॉन्गर फील माई सेल्फ यंग। अब मुझे ये नहीं महसूस होता कि मैं जवान हूँ मुझे, क्योंकि मेरे से जो अगली जनरेशन जब सारी बैठी हुई दिखती हैं, कुछ छोटे भाई हैं, कुछ भतीजे भी हैं, और कुछ अब ताऊ भी कहने लगे। तो हालांकि वो बड़ा अच्छा दर्जा है, मुझे तो अच्छा लगता है, पर वो आदमी को एहसास होता है कि आप अगली सीढ़ी के ऊपर चले गए हैं जीवन की। इस शहर को दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है, और वकील साहिबान का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्सेशन लॉयर्स का, राम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, और डॉक्टर साहिबान का, और जो और पढ़ाने वाले हमारे टीचर प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, आप सब वो लोग हैं, और कुछ जो बड़े बड़े हमारे दुकानदार साथी हैं, जो अपनी ये पूरा धान का ट्रेड है, अपना दूसरा गेहूं का जो ट्रेड है, या दूसरी फसलें जो हमारे पास आती हैं, तो मंडी के साथी हों, टीचर साथी हों, डॉक्टर साहिबान हों, वकील साहिबान हों, हमें इस शहर को रीथिंक करने में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये शहर अब उस ढर्रे पे सर नहीं चल सकता जिस पे 20 साल पहले चलता था।
5 या 8 चीज़ें मैंने आदित्य के साथ बैठ के आइडेंटिफाई की, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो न्यू जनरेशन है उनके पास अपने नए आइडियाज़ हैं। वो ज़रूरी नहीं, मैं भी जब एमएलए बना तो 26 साल का था जब आपने मुझे एमएलए बनाया। जो बार के करंट मेंबर हैं वो तो बहुत छोटे थे, मुझे नहीं लगता उन्होंने लॉ भी की थी तब तक। प्रधान जी, मुझे नहीं लगता कि आपने 2009 में लॉ पास की, कि कब करी जी आपने? मैं वही कहा कि अपने जो बार की करंट बॉडी है वो वकील नहीं बने थे जब आपने मुझे एमएलए बनाया। मेरी उम्र 35 साल थी, आज 57 साल है। लाइफ हैज़ मूव्ड, इट हैज़ चेंज्ड। पर एक बात सत्य है कि इस शहर को रीथिंक करने की ज़रूरत है। मैं 4, 5, 6 उदाहरण जो मैंने उसके साथ बैठ के आइडेंटिफाई किए। इस शहर के आधे से ज़्यादा हिस्से में अब हम नहर का पानी देते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस शहर के नीचे फ्लोराइड है और हैवी पार्टिकल्स हैं। ये नॉर्मली पॉलिटिशियन जो है, राजनीतिक लोग सोचते देखते नहीं। और पानी तो है ही, वो तो निकालो, पिला दो। कौन पूछ रहा? इस देश में हेल्थ को लेके, सेहत को लेके किसकी अवेयरनेस है? पर 2 मेजर समस्या जो हैं वो ये है कि हमारे यहाँ फ्लोराइड है, बड़ा हैवी कंटेंट है, और हैवी पार्टिकल्स इंक्लूडिंग मेटल का कंटेंट है हमारे अंडरग्राउंड वाटर में। जीरी के लिए तो चल जाएगा, वो आदमी के लिए वो सही पानी नहीं है। और अगर आपने देखा हो 20 साल पहले तक हड्डी भूलने की बहुत सारी समस्याएं आदमियों में भी और औरतों में भी, ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरी बीमारियां वो बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी कम हुई है क्योंकि हमने थोड़ा बदला उसे। तो आधे से ज़्यादा शहर को अब पट्टी कोट से नहर का पानी मिलता है, बाकी को नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने हमारा वाटर वर्क्स बना दिया किसी ज़माने में प्योदा के अंदर ले जाके। तो पूरे हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं 19 पार्ट 1, पार्ट 2, 20, 18 और 21 प्लस बाकी का जो पेरिफेरी का एरिया है, ये इस शहर का 1/3 हिस्सा, इनको हम नीचे का पानी पिलाते हैं और वो पाप कर रहे हैं क्योंकि हम आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस शहर को कैनाल बेस्ड 100% कवरेज की जरूरत है। नंबर 2, इस शहर में एक बिजली घर था। जब आपने मुझे इलेक्ट किया उसके बाद मैंने 7 33 केवी सब स्टेशन बनाए, एक 132 केवी सब स्टेशन बनाया और उसको 440 केवी सब स्टेशन से कनेक्ट किया और फिर बाता और तीतरम के 220 केवी सब स्टेशन से कनेक्ट किया। क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ इसलिए मुझे मुज़बानी याद रहती। और 82 नए बिजली घर पूरे जिले में बनाए, लगभग 38 या 39 कैथल में बनाए, बाकी के अपग्रेड किए। इट इज़ नो लॉन्गर इनफ, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ नहीं ऐड किया, ना पीने के पानी में ऐड किया, ना बिजली में ऐड किया। ये शहर की कैपेसिटी बिजली को एक्सेप्ट करने की 2024 तक की है। मैं 10 ईयर अहेड बनाता हूँ सर, 50 साल अहेड कोई नहीं बना सकता। आफ्टर ऑल आप 10 साल में बना रहे हो तो 10 और, तो आप 15 साल या 20 साल के लिए बना सकते, आप 150 साल के लिए कुछ नहीं बना सकते। डिमांड बढ़ेगी, शहर बढ़ेगा। अब ये सिटी सैचुरेट होने वाली है। बाय एंड ऑफ दिस ईयर आप अपना पावर कट शुरू हो जाएंगे शहर में, या इलेक्ट्रिक फेलियर शुरू हो जाएगा। It will take almost 9 to 11 months to build new substation. सिटी में 2 कम से कम और सबस्टेशन करेंगे, नहीं तो लोड शेडिंग होगी, ट्रांसफार्मर जलेंगे और आपकी बिजली जाया करेगी। क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने एक भी नहीं जोड़ा, नॉट ए सिंगल वन। असल में उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वो 7 बिजली घर हैं कहाँ। ज़्यादातर इस शहर के लोगों को मालूम नहीं। जो बड़े हैं वो दिखते हैं, पर यहाँ 4 बिजली घर जर्मन हैं जो 350 गज में लगे हुए हैं। यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज्ड, सिर्फ गुड़गांव में लगाते हैं हम वो आधे नीचे हैं ज़मीन से, आधे ऊपर हैं। अगर आपको सबसे साधारण बताऊं, वो 3 एकड़ की बजाय कॉम्प्रेस्ड बिजली घर है 350 गज के। तो वो एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, मैं उसे इंपोर्ट करके ले आया था, तो वो हमने यहाँ भी यूज़ की। जैसे हमारी जो लेक है बिदक्यार वाली, इस पे अगर चिल्ड्रन पार्क जाओ तो बाएं हाथ को जो तारें दिख रही है वो तारें नहीं है, वो 33 केवी का बिजली घर है। एंड दे आर ऑल अनमैन्ड, उनको आदमी नहीं चलाता सर कोई, वो ऑटोमेटिक है।
शहर के पास अब जमीन बची नहीं है, तो 2 कम से कम हमें और ऐड करने की जरूरत है। तीसरा, यहाँ श्रीनगर से लेके और मुंबई तक या पुणे तक या कानपुर तक, उस तरफ उधर अगर आप जाएं तो पोरबंदर से लेकर और इम्फाल तक, ये अकेला ऐसा शहर है जो 100% सीवरेज ट्रीट करता है। हिंदुस्तान के पूरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में कोई ऐसा शहर नहीं है जो 100% सीवरेज ट्रीट करता हो, वो अकेला कैथल है। इसलिए कि मैंने एडवांस्ड कैपेसिटीज के 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए थे, तो हम एक लीटर गंदा पानी भी बाहर नहीं फेंकते, 100% को ट्रीट करके डालते हैं ड्रेन्स में, और वो ग्रेडियंट के मुताबिक लगा रखे कि कौन से ग्रेडियंट से कहाँ सीवेज जा सकता है। वो सैचुरेट हो जाएंगे बाय दिसंबर 24। उसके बाद हमें गंदा पानी फिर डालना पड़ेगा, वो नीचे जाएगा, वो हमारे पानी को गंदा कर देगा। ये मैं इसलिए कहा कि 2005 में जब हमने पानी टेस्ट किया, आप तो उन दिनों छोटे थे, तो शहर के पानी में फीकल मैटर था। फीकल मैटर लेट्रिन को कहते हैं। जो ट्यूबवेल से हम पानी आपको सप्लाई कर रहे थे उसमें फीकल मैटर था, क्योंकि सारा सीवरेज बिदक्यार का, इधर का, उधर का संतरों में फेंक दिया, वो नीचे गया, उसने सब पोल्यूट कर दिया अंडरग्राउंड वाटर। और उसे क्लीन करने में फिर हमने बाखड़ा का पानी इस्तेमाल किया, इसीलिए बिदक्यार के अंदर क्योड़क माइनर का पानी आता है। वंस दैट हैज गॉन डाउन, सिटी का पानी, फ्लोराइड और हैवी मेटल तो चेंज नहीं हो सकता, कम हुआ, पर बाकी का पानी ठीक हो गया। तो हमें कम से कम 1 इफ नॉट 2 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जरूरत है। नंबर 4, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इस शहर को उसकी जरूरत है। नंबर 5, सिटी स्क्वायर जहां मैं छोड़कर गया था वहीं पड़ा है, बैंक स्क्वायर जहां छोड़कर गया था वहीं पड़ा है, भाई उदय सिंह जी का किला, बाबा बंदा बहादुर का जो किला था ओरिजिनली, वो वहीं पड़ा है। उसके आगे जो ओपन एयर थिएटर, वॉलीबॉल ग्राउंड, पार्क बनना था वो वहीं पड़ा है। एक पार्किंग वहाँ बननी थी, पूरा जो दड़े का इलाका है शहर का ऊपर वाला, वो वहीं पड़ा है। और ये जो ड्रेन है शहर के बीच में से जा रही, ठीक है वकील साहिबानों के मकान नहीं है, पर मेरे ख्याल से 20,000 लोग इस शहर के उस गंदे नाले के ऊपर रहते हैं। आधा मैं पक्का कर गया था, नहीं तो 21 सेक्टर ही होता नहीं। मैं एक बार बेरवाल साहब ने मुझे कहा, ये 21 सेक्टर डिजाइन जब किया तो पहले हमने नाला क्लोज किया, तभी सर हो पाया, नहीं तो हो ही नहीं पाता। गंदे नाले के साथ सर कौन हुड्डा का प्लॉट ले रहा था किसी ने। सो वो है, पर वो ऑल अंडरग्राउंड है, तो इसको बाकी को और अंडरग्राउंड करना, ये कुछ एग्जिस्टिंग काम है जिन पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लास्टली मैं आपसे चुनाव की बात करना चाहता हूँ, और भी कई आइडियाज हैं, जैसे ये रेलवे लाइन हमारे शहर को काटती है, अगर इसको मैं पूरा ऊपर उठाऊं, जो मैं सोचता हूँ दैट कंप्लीटली लिफ्टेड। एक ज़माने में मुझसे हुड्डा साहब ने कहा कि रणदीप ये रोहतक को में बड़ी समस्या है, तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा पैसे अगर दें तो इसको मैं लिफ्ट कर दूंगा, आप नीचे की ज़मीन मिल जाएगी, उसको मोनेटाइज करो, यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने पूरे रोहतक की रेलवे लाइन खंभों के ऊपर ले गए। रेलवे उसका पैसा देता नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। यहाँ का एस्टीमेट बहुत ज़्यादा है, यू नीड 850 करोड़, और इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट कि 850 करोड़ एक शहर को कौन दे। तो मुझे नहीं पता अभी क्या सोल्यूशन है, पर हमें करना चाहिए, नहीं तो ये शहर 3 फाटक अभी और बच गए हैं जिनसे शहर कटा पड़ा है। और एक पे तो ओवरब्रिज बन सकता है जो बस अड्डे वाला है, इन 2 पे ओवरब्रिज बनाएंगे तो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इन लोगों को बड़ा एतराज है, जेन्युइनली मैं उन पे एतराज नहीं करता। 2 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से। खट्टर साहब ने ये कहा, जब वो माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। मैंने कहा बहुत स्वागत है, हमें क्या एतराज है, हमारे शहर में, जिले में यूनिवर्सिटी बने। आज तक वो यूनिवर्सिटी, हमने तालाब खोद लिया मुंदड़ी का, वहाँ नहीं मिली, पेड़ पे लाइटें मारी, वहाँ भी नहीं मिली, फिर सारे गांव को लेके वो बजाते हैं, बर्तन बजा के देखी कहीं मिल ही जाए, वहाँ भी नहीं मिली। तो ये उस यूनिवर्सिटी का पर निर्माण करना है।
मुझे नहीं पता संस्कृत विश्वविद्यालय अकेले चल सकता है। कितने बच्चे हैं जो यहाँ भी युवा बैठे हैं जो संस्कृत हमारी मदर लैंग्वेज है। अगर आप दुनिया की लैंग्वेजेस देखें तो संस्कृत इज मदर लैंग्वेज टू मोस्ट लैंग्वेजेस। संस्कृत से निकली हुई, पर सर आजकल पढ़ता कोई नहीं। मैं इसे कहूँ पढ़ लीजिए, जब मैं अभी ताड़ कर जाएगा, 1 ही मिनट लगाए। सरपंच को कहूँ ये भी मना कर जाए। हाँ सर, कोई इसलिए मैं चाहता हूं कि संस्कृत हिंदी विश्वविद्यालय मिक्स हो जाए। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा कि वो कहाँ बने, कैसे बने, जिससे इलाके को, जिले को फायदा हो। एक वो मेडिकल कॉलेज मेरे चिमेड़ के चले गए। मैंने उसको, आदित्य को ये कहा, भाई ये तेरा सबसे बड़ा चैलेंज। 19 कमरे खंबे खड़े कर दिए बस। ना उनमें सीलिंग है, ना उनमें सीवरेज है, ना उनकी फिटिंग्स हैं, ना उसकी दीवारें हैं, ना कोई पानी का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन। 10 साल में 19 कमरों के खंबे खड़े कर रखे हैं। कुछ ग्राउंड पे हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे। हर बार बोल देते हैं इस पे 958 करोड़ खर्च होंगे, कहां से आएंगे? नॉर्मली मेडिकल कॉलेज को 150 to 200 करोड़ चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 200 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज अच्छा बन सकता, वो भी री एग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब उन्होंने चमेड़ दिया, अगलों ने तो कहा हमने तो भाई बना दिया था, ये कह के जाएंगे। 10 साल में 19 कमरे बनाए, यानी 1 साल में 1.9 या 2 कमरे बनाए। मेडिकल कॉलेज में 15 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 150 डॉक्टर आएंगे, ओपीडीज होंगी, इमरजेंसीज होंगी और 100 तरह की लैब्स होंगी। वो कैसे चलेगा सर? अभी तो आपके अपने अस्पताल में 58 पे 9 डॉक्टर हैं, तो आप कहां से उसे चला पाएंगे? तो वो बनाना है और चलाना भी है, बट इट्स ए ह्यूज चैलेंज। और मैंने यही कहा आदित्य को भी कि ये प्रोजेक्ट्स अगर आप बना लें 5 साल में, तो ये मोर देन इनफ है। नया मत छेड़ना अभी कोई। और 47 पार्क में से 46 खत्म हो गए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए इन्होंने। उनके दरवाजे फाड़ देंगे, उनकी टूटियां फाड़ देंगे बाथरूम की मेरे जाने के बाद उसके। और जितने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए थे हुड्डा और दूसरी जगह आप तो रहते हैं, वो सारे खत्म कर दिए। उनके शीशे तोड़ दिए, बाथरूम तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए। जैसे कोई डाकू आए हो और लूट कर चले गए हो, शहर को ऐसे छोड़कर गए। और उनका कसूर नहीं, क्योंकि आजकल वो कहते हैं कि वो सबसे बड़े गुंडे हैं हरियाणा के। हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक जो है, अब फिर गुंडों से तो यही उम्मीद की जा सकती है। पर हमने तो गुंडागर्दी का ही इलाज किया प्रधान जी, हमेशा शराफत इस शहर में पैदा की। तो इसलिए कोई कहे कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, तो कानून और शराफत और प्यार उससे बड़ा होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कानून के हाथ, पंडित जी, कानून के हाथ बड़े लंबे, वो गुंडागर्दी को चलने नहीं देता। और आप लोग उस कानून के संरक्षक हैं। मैं आपसे एक ही अनुरोध और करूंगा आखिर में। मैंने थोड़ा सा विजन इस शहर में क्या हो सकता है, बहुत कई महीनों से, सालों से इसको मैं शहर को, क्योंकि मैं पुराना मिस्त्री हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, मेरा काम ही मिस्त्री का है। तो मैंने आदित्य से तफसील में डिस्कस किया और कहा कि ये सब आपको आइडियाज़ हैं और बहुत सारे उसने दिए कि हमें ये लागू करना है इस सिटी के लिए। मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे बड़े बैठे हैं और मेरे हम उम्र साथी बैठे हैं और बहुत सारे नए यंग लॉयर्स बैठे हैं जो मेरे बड़े और हम उम्र हैं। मैं उनको केवल 3 लाइन कहूँगा जो अपने गांव की है: भाई से भतीजा प्यारा, बेटे से पोता प्यारा और मूल से ब्याज प्यारा। तो मुझे लगता है कि उन 3 लाइनों में वो सार हो गया। और मैं नए साथी जो उन्हें ये कहूँगा कि आपका हम उम्र एक साथी अगर विधायक बनेगा तो उसके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। ही इज़ ब्रिमिंग विद न्यू आइडियाज़। और मेरे चाहे मैं 55-56 साल का हो गया, मुझे हर रोज़ नए आइडियाज़ आते हैं। फॉर्चुनेटली मेरा दिमाग अभी काम करना बंद नहीं किया, तो आई एम ऑलवेज ब्रिमिंग। पूरे स्टेट के लिए भी आई ऑलवेज हैव न्यू आइडियाज़। और वो आप क्या कर सकते हैं अपने प्रांत के लिए, वो एक फायर है जो मेरे पेट में जलती है। मैं जब यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो जो आता लड़का या लड़की मुझे मिलने में, उन्हें बोलता है, ये बता तेरे पेट में आग जलती है?
तो शुरू में नहीं समझ में आती हर आदमी को, क्या कह रहे हैं भाई साहब, तेरे पेट में आग जलती है, तो फिर वो समझ जाता, तो जलती है तो रह और नहीं तो जा। जिसके पेट में आग नहीं जलती कुछ कर गुजरने की, कर दिखाने की, उसको इलाके का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं, क्योंकि एमपी या एमएलए जो हैं वो मालिक नहीं या राजा नहीं है, वो नौकर हैं और उनको इलाके को ट्रांसफॉर्म करना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध करता हूँ, आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार आपके आशीर्वाद से, माहौल ये है कि 70 से ज्यादा सीटों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, ये सारे आइडियाज जो मैंने आपको चर्चा की, इनमें से अगर मैं 3/4 लागू कर दूं तो 5 साल का टेन्योर वो अपना कामयाब मानेगा। मैंने उसे कहा तुझे 100 में से 100 लागू करने। इतने आइडियाज और चीजें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा पड़ा है कि पहले तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो, 1 साल से 1.25 साल उसमें लगेगा और साइमल्टेनियसली बिजली घर, पीने का पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवेज, उनको रिस्टोर करो और ऐड करना है तो कैपेसिटीज को ऐड करो, तो शहर चल पाएगा। वकील इसलिए नहीं बुलाते हम लोगों को कि हम आए आपसे वोट मांगने चले जाएं। आप ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में आ रही है या आ सकती है लोगों के आशीर्वाद से, उनका विजन क्या है। सिर्फ ये कह देना मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, ये शहर का विजन नहीं हो सकता, ये रास्ता या दृष्टि नहीं हो सकती, गुंडागर्दी रास्ता नहीं हो सकता। रास्ता तरक्की और विकास हो सकता है, समृद्धि हो सकती है, आगे की बढ़ोतरी हो सकती है। और इलाके को जैसे लोग मंदिरों को सजाते हैं, मैं उसका उदाहरण इसलिए देता हूँ मंदिर का, कि मंदिर को सब लोग साफ रखते हैं, गुरुद्वारा साहब को सब लोग साफ रखते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूँ कि इस शहर को, इस इलाके को, इस जिले को और पूरे प्रांत को हमें मंदिर की तरह सजाना भी है, बढ़ाना भी है और आगे लेकर जाना भी है। आपने मेरी बात सुनी, मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस पार्टी और आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को देकर हमें ये मौका दीजिए सबको कि हम अपने इलाके की नए सिरे से सेवा कर सकें, जिसमें आपकी मदद सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपने मेरी बात सुनी, एक दोस्त, एक साथी, एक बेटे, एक भाई के तौर पे मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चाचा नहीं कहा, मैंने मिस कर गया, मैं जानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।